हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं प्रियांश एवीसी। आज हम करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोन ऑफ फ्रिक्शंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला है एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल होता है जो नॉर्मल रिएक्शंस और फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बनाया जाता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एंगल मेड बाय द नॉर्मल रिएक्शंस एन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। वो वाला एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। चलिए इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका कि वेट W है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट पोजीशंस पे हैं। तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शंस N लगती हैं टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शंस। अगर मैं इसमें P फोर्स अप्लाई करता हूँ इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो क्या होता है जब ये इस वाली डायरेक्शंस में मूव करता है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम F बोलते हैं। अब अगर इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे पास दो साइड्स पता हैं, एक N वाली नॉर्मल रिएक्शंस N की और एक फ्रिक्शन फोर्स F की। तो मैं तीसरी साइड को निकाल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं R रिएक्शंस को निकाल सकता हूँ। तो ये वाला जो एंगल थीटा मुझे मिला नॉर्मल रिएक्शंस और इस रिजल्टेंट का एंगल थीटा मुझे मिला, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। तो बेसिकली क्या है, फ्रिक्शंस फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस के द्वारा बनाए गए एंगल एक को हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं डेफिनेशंस के हिसाब से देखूं तो एंगल या बनाया गया फ्रिक्शंस फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस के बराबर। और अगर मैं इसको इस ट्रायंगल में देखता हूं तो मैं पाता हूं ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट? tan थीटा। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस tan थीटा का यूज़ करके मैं यहाँ पे थीटा निकाल सकता हूँ अगर मेरे को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है और नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू पता है। अगर मैं फोर्स P को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी जिसके कारण थीटा भी इंक्रीज़ होगा। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मुझे तब मिलती हैं जब फ्रिक्शंस की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। मतलब जब बॉडी जस्ट रेडी टू इम्पेंडिंग हो जाता है उस टाइम जो फ्रिक्शंस रहेगा तो वो वाला फ्रिक्शंस मुझे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस देगा, जिसको कि मैं एफ से अल्फ़ा से डिनोट करता हूँ। बाकी कुछ नहीं होगा, जो tan थीटा है थीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा और इट इज़ इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शंस। और मुझे पता है फ्रिक्शन फोर्स पर नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस भी होता है जिसको कि मैं म्यू से डिनोट करता हूँ, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। अब हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल होता है जब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाती हैं और बॉडी स्लीप कर जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर कोन से, तो उस प्लेन से, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। चलो इसके डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशंस पे है जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, इंक्लाइंड। ठीक, तो अगर ये बॉडी थीटा को चेंज करने की वजह से स्लिप कर जाती हैं तो मैं पाता हूँ कि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रही है, जिसके कारण कि जो फ्रिक्शंस फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शंस में लगता है। नॉर्मल रिएक्शंस तो वैसे भी पहले लग रही थी। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल होता है जहाँ से बॉडी मूव कर जाए। तो ये था एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन देखते हैं एक बारी। Maximum inclination of plane at which a body free from external force can sleep is called angle of repose. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्या है, इस एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर मैं देखता हूँ W फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जो इंक्लाइन लग रही है, बाकी फोर्सेस पैरेलल एंड नॉर्मल लग रही हैं। तो इस इंक्लाइन फोर्सेस को मैं निकाल सकता हूँ इक्विलिब्रियम सिस्टम से और उस सिस्टम को अप्लाई करते हैं।
देखो इस डब्ल्यू फोर्स को मैं कंपोज कर सकता हूँ टू कंपोनेंट्स में, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल थीटा था इसका, थीटा एंगल इस एंगल के बराबर है, यह मैंने पहले पढ़ लिया है कि ये एंगल थीटा कैसे रहा। तो फिर अब क्या है, रिजॉल्व करते हैं इसको दो कंपोनेंट्स में और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को निकालते हैं। समेशंस ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये इसका साइन कंपोनेंट है, तो डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक और इसके साथ पैरेलल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। दो ही फोर्सेस जो कि पैरेलल हैं, तो फिर ये रहा इसका फ्रिक्शन फोर्स। उसी तरह से समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शंस n है और एक इसका कॉस कंपोनेंट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए जो w cos थीटा है O इक्वल्स टू n है। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, डिवाइडिंग 1/2। तो मुझे मिलता है जो फ्रिक्शंस फोर्स डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू w sin थीटा अपॉन w cos थीटा। इट मीन्स f बाय n इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये था एंगल। अब मैं देखता हूँ कि अगर फाई की वैल्यू थीटा हो जाए, अगर फाई की वैल्यू थीटा हो जाए तो मोशन कैसा रहेगा, इम्पेंडिंग रहेगा। और फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस मतलब कि फ्रिक्शंस फोर्स जो हैं वो कैसे रहेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शंस रहेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शंस रहेगी। तो फिर क्या है, मैं लिख सकता हूँ tan फाई इज इक्वल्स टू एफ बाय एन, और मुझे पता है जो एफ बाय एन है वो क्या होता है, उसको म्यू भी हम लिखते हैं। देयरफॉर बस इतना ही था। ये था आपका एंगल ऑफ रिपोर्स। उसके बाद है कोन ऑफ फ्रिक्शंस। कोन ऑफ फ्रिक्शंस क्या हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शंस में हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ होता है किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और ये कोई डब्ल्यू वेट होता है जो कि परपेंडिकुलर लग रहा होता है टुवर्ड द सेंटर। ये कोई फोर्स पी है जो कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए लगी है, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शंस एन प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो क्या होता है, ये एक फ्रिक्शंस फोर्स है जो कि इस वाली डायरेक्शंस में लगेगी, ऑपोजिट लगती हैं ये अप्लाइड फोर्स के। तो कोन ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन द इन्वर्टेड कोन विद सेमी सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंगल अल्फा इज कॉल्ड कोन ऑफ फ्रिक्शंस। कोन ऑफ फ्रिक्शंस को इस तरह से समझते हैं, ये कोई मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे कोई डब्ल्यू वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ये कोई फोर्स पी है और ये नॉर्मल रिएक्शंस एन है। तो अगर बॉडी इस वाली डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शंस फोर्स इस वाली डायरेक्शंस में लगेगी। ठीक है, अगर मैं इस फ्रिक्शंस फोर्स को यहाँ पे ना ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये फ्रिक्शंस फोर्स है इस वाली डायरेक्शंस में लग रही है, तो मैं इसका रिजल्टेंट आर ये निकाल सकता हूँ। उसी तरह से अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन 360 डिग्री इन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि इस वाली डायरेक्शंस में लगाता हूँ, तो जो फ्रिक्शंस फोर्स है, फ्रिक्शंस फोर्स की डायरेक्शंस भी ऑपोजिट रह जाएगी, मतलब इस वाली डायरेक्शन पे लगेगा। तो इस वाली फ्रिक्शंस की मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, तो फिर से मैं एक रिजल्टेंट आर निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों आर की जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो इन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे एक सेमी सर्कल मिलता है, राइट सर्कुलर कौन मिलता है सॉरी, जो कि क्या होता है, मतलब कि अगर मैं इस वाली रिजल्टेंट फोर्स को इन्वर्ट कर देता हूँ तो ये वाली इधर आ जाती हैं और ये वाले रिजल्टेंट रिएक्शंस इधर आ जाती हैं। तो इस प्रकार ये मुझे एक सर्कुलर कौन देती हैं जिसका कि एंगल अल्फ़ा होता है, दोनों का एंगल अल्फ़ा ही होता है, और इस वाले एंगल को हम लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंगल भी बोलते हैं। तो एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं, द इन्वर्टेड कॉन विद सेमी सेंट्रल एंगल
इन्वर्टेड कोन मतलब कि ये वाला जो कोन है जो कि इस रिएक्शंस को इन्वर्ट करने के बाद बना है, वो वाला कोन विद सेमी सेंट्रल एंगल अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंगल अल्फ़ा। तो यही था कोन ऑफ फ्रिक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।